बार तो रिश्तेदारों के सामने पॉइंट आउट करना शुरू हो जाता है कि आपका बच्चा तो इतना अच्छा है, ये देखो कितना शरारती। बिल्कुल, देखिए ये हम जो इंडियन पेरेंट्स हैं ना, ये बहुत महान पेरेंट्स में बोलती हैं इनको, ये हैं। और उसका रीज़न ये है कि हम लोग ना बच्चे की बेइज्जती करने के लिए बड़े अप फ्रंट पे होते हैं। हमें ये लगता है कि अपने बच्चे की बेइज्जती कर ली ना, अब ये सबक सीख लेगा, अब तो ये बुरे काम करेगा ही नहीं। बट बच्चे को उसकी जो साइकी होती है उसका पता है क्या होता है, वो ये सोचता है अब तो बेइज्जती हो गई बाहर, मतलब अब इससे ज़्यादा क्या परसेप्शन बनी गई। एग्जैक्टली अब इससे ज़्यादा मेरे साथ होगा क्या गलत, अब सबको तो पता है कि मैं ऐसा हूँ, तो वो वैसा ही हो जाता है। और नॉर्मली जो पेरेंट्स है, आई डोंट नो कि वो इतना क्यों करते हैं, बट वो हमेशा कभी फ्रेंड्स नहीं बनेंगे अपने बच्चों के साथ। बट जब वो टीन एज में जाएंगे तभी उनको फ्रेंड बनना है, क्योंकि दे वांट टू नो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बट वो एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे बच्चे बोलते हैं हेलो प्लीज़ आप वहीं पे ठीक हैं जहाँ थे, ज़्यादा पास आने की ज़रूरत नहीं है। सो पेरेंट्स को भी तो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बच्चों की भी एक पर्सनल लाइफ है। और जो ये अडोलसेंस का पीरियड होता है, ये मोर टुवर्ड्स अडल्ट होता है, क्योंकि वो अडल्ट बनने की राह पे होते हैं। मेंटल हेल्थ एक इस तरीके का टॉपिक है जिस पर लोग ज़्यादा बात करना प्रेफर नहीं करते, लेकिन कोविड-19 ने हर एक को ये याद दिला दिया कि मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ एक तरफ इसका इम्पैक्ट उन अडल्ट्स के ऊपर भी पड़ा जिन्हें पूरा दिन अब अपने घर के अंदर गुजारना पड़ा, वहीं पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये भी समझना कि बच्चों के ऊपर इस कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा और साथ ही में कितना ज़रूरी है कि बच्चों की भी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाए। डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में अक्सर पिक्चर बन जाती है एडल्ट्स की, लेकिन ये समय वो चल रहा है जिस समय में ज़रूरी है ये समझना कि जिन प्रॉब्लम से अडल्ट्स गुज़र रहे हैं, आज के टाइम में जो यंगर जनरेशन है वो भी उन्हीं प्रॉब्लम से गुज़र रही है। इन पर बात करने के लिए, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ है मनप्रीत कौर सोढ़ी, जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। इनसे आज इन सभी टॉपिक्स पर बातचीत होगी और बातचीत होगी इस बात पर कि आखिर लोग मेंटल हेल्थ को सीरियसली क्यों नहीं लेते। तो सबसे पहले वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मनप्रीत जी, मेंटल हेल्थ की अगर बात की जाए तो अगर डेफिनेशन ही देखी जाए तो बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में ब्लर्ड है। कुछ लोग सोचते हैं कि आज मैं बहुत थका थका महसूस कर रहा हूँ, आई शुड बिंज वॉच समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए वो बेहतर रहेगा। तो मेंटल हेल्थ एक टर्म जो पहले बहुत सीरियस हुआ करती थी, उस टर्म को भी धीरे 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 बहुत ही नॉन सीरियस, बड़ा ही कैजुअल ले लिया गया है। तो सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ की जब बात की जाती है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, और किस चीज़ को जब आप माइंड में रखोगे तो ऐसा लगेगा कि आप मेंटल हेल्थ की ही बात कर रहे हो, आप इसे किसी नॉन सीरियस चीज़ के साथ जो है कोरिलेट नहीं कर रहे। जी देखिए, हर एक इंसान की लाइफ में स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, और हर एक इंसान की अपनी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं उस चीज़ को कूप अप करने के लिए। जहाँ मेरे लिए कुछ चीज़ें बहुत ईजीली है उन चीज़ों को टैकल करना, वहीं कोई और इंसान है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। सो यहाँ पे ही बात मेंटल हेल्थ की आ जाती है। अगर आपका जो डेली चार्ट है, जो आप फॉलो कर रहे हो, जो आपका डेली स्केड्यूल है, आप उसको अकॉर्डिंगली मेंटेन कर रहे हो, बट ऑल ऑफ द सडन आपकी जो डेली लिविंग है उसमें चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव इंप्रेशन अपना छोड़ रही हैं, आप अपनी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आगे लेके नहीं जा रहे हो, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ पे कोई ना कोई क्राइसिस आ रहे हैं, कोई ना कोई इशू से आप डील कर रहे हैं। सो यहाँ बात आती है मेंटल हेल्थ है क्या। मेंटल हेल्थ में एक्चुअली हम लोगों का कॉग्निटिव, हम लोगों का बिहेवियर, हमारा इमोशनल वेलबींग आता है, जिसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो उसको इस तरीके से बोल पाऊँगी कि हाउ यू थिंक, फील एंड बिहेव। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, आप अच्छा महसूस करेंगे और आप अच्छे से एक्ट भी करेंगे, जिसको हमारे बिहेवियर में जो चीज़ें रिफ्लेक्ट आउट होती हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे नहीं, आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, और अल्टीमेटली जो आपका जो बिहेवियर है उसमें वैसे ही वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। आए दिन आप देखिए, हम नॉर्मली अपने कज़न्स के साथ या अपने भाई बहनों के साथ खेलते हैं तो बड़ा नॉर्मली चीज़ें चली जाती हैं, वो हम लोगों को टीज़ करते हैं एंड नॉर्मली हम उन चीज़ों को लेते हैं। बट जब हम लोगों की मेंटल हेल्थ सच में इफ़ेक्ट हो रही होती है तो हमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी दिखना शुरू हो जाती हैं। जहाँ आपके पेरेंट्स आपको कभी टॉन्ट करते थे या कभी आपको डांटते थे तो आप बड़े लीनियंट वे में उसे ले लेते थे, बट अब क्या हो रहा है, ऑल ऑफ द सडन आप का आउटबर्स्ट होना शुरू हो रहा है, आप छोटी छोटी चीज़ों पे चीखने चिल्लाने शुरू हो गए हो, आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं रही है। जब मेंटल हेल्थ आपकी सही हो या नहीं हो तो वो आपके कॉग्निशंस को इफ़ेक्ट करती है। अगर सही है तो पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करेगी, और अगर नहीं सही है तो नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगी। अब नेगेटिवली में क्या होता है कि आपके जब हम कॉग्निशंस की बात करते हैं तो उसमें हमारा थिंकिंग, हमारा रीजनिंग, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम लोगों की डिसीजन मेकिंग आती है, और आए दिन हमारे कॉग्निशंस हमें हेल्प करते हैं
अपना डेली लिविंग जो है हम कैसे वो डिसाइड करेंगे, किन चीज़ों के साथ हम सामना कर रहे हैं, कहाँ हमें सोचने की ज़रूरत है, प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्व कैसे करें, तो ये सब चीज़ें वहाँ आ जाती हैं। तो रही बात मेंटल हेल्थ की, ये पॉजिटिवली नेगेटिवली आपको इफ़ेक्ट करती है, बट ये आपको देखना है कि आपको वो कैसे इफ़ेक्ट कर रही है, क्या वो पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर रही है या नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही है कि आप चीज़ों को अब उस तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, आपको खुद के रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है। और यहाँ ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जो हम लोगों की मेंटल हेल्थ है वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हम लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ है। अगर आपको स्टमक पेन है, आपको हार्ट इश्यूज़ हैं, आप एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, सेम अगर आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आपको लग रहा है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को, तो आपको एक साइकियाट्रिस्ट, एक काउंसलर या एक साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। आपने आउटबर्स्ट की बात की कि आपकी जो मेंटल हेल्थ सही नहीं होती है, आप छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत बड़ा समझने लगते हो। तो अक्सर इस टाइम पर पेरेंट्स की शिकायतें आ रही है कि कोविड-19 की वजह से बच्चे जो घर पे बैठे हुए हैं वो आउटबर्स्ट कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बात बात पर इरिटेट हो रहे हैं। तो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, क्या केवल 18 अबव जो लोग हैं या टीनेजर्स जो हैं उन्हीं की मेंटल हेल्थ के बारे में ख्याल रखना हमें शुरू करना है, या कोई एज क्राइटेरिया है जिस एज से आपको शुरू कर देना है कि आप उस व्यक्ति की भी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचें? इस टाइम पर जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, क्या वो जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी आ रही है, या सिर्फ टीनेज के बाद या फिर अडल्टहुड में या फिर ओल्ड एज में उसके बाद ही आपको सोचना है कि आपकी मेंटल हेल्थ सही है या नहीं? बिल्कुल, आपने बहुत ही सही क्वेश्चन किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगी कि जो मेंटल हेल्थ है ये खाली बुज़ुर्गों के लिए बात करने के लिए नहीं है, एडोलसेंट्स के लिए नहीं है या अडल्ट्स के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए भी उतना ही है। तो इसका कोई एज नंबर या कोई प्रॉपर फिगर नहीं है कि आप मेंटल हेल्थ के बारे में कब बात करना शुरू करेंगे। आप किसी भी स्टेज में बात कर सकते हैं। इनफैक्ट जब भी मेरे वेबिनार्स होते हैं या इंटरव्यूज़ होते हैं कहीं पे, तो जोकिंगली लोग ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि मैम आप मुझे बताइए क्या एक इन्फेंट की भी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है? तो लिटरली उन लोगों को ज़रूर इस चीज़ का आंसर आपके मीडियम के थ्रू देना चाहूँगी। जब एक वुमेन की प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, उसके बाद जब वो अपना बेबी डिलीवर करती है, उसकी बॉडी में बहुत चेंजेस हो रहे होते हैं। पहली उसकी बॉडी डिफरेंट होती है, अब डिफरेंट हो रही होती है, तो उसकी बॉडी एडजस्ट करने में टाइम लगा रही होती है। तो वहाँ पे जो मदर होती है वो अपना केयर एंड कंफर्ट, कभी कभी आप देखेंगे कि मदर अपने बच्चों के टुवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव हो जाती है। एंड कुछ मदर्स ऐसी होती हैं कि जो नॉर्मली लीनियंसी जो है वो शो करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके जो इन्फेंट है उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ दे सकते हैं। कैसे? वो प्रॉपर केयर एंड कंफर्ट उसको प्रोवाइड नहीं कर। पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी हो सकता है। बिल्कुल, पोस्टमार्टम डिप्रेशन ही हम उसको कहते हैं, जो कि एक फ़ीमेल उस चीज़ को अपने अंदर लेके चल रही होती है। तो जब बच्चा बड़ा होता है तो तब जाके वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती हैं कि बच्चों को उस स्टेज में केयर एंड कंफर्ट नहीं मिल रहा होता। तो इट्स नॉट लाइक कि बुज़ुर्गों की मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करना सही है। मेंटल हेल्थ की बात करने के लिए कोई एज नंबर नहीं है। आपको जब समय मिले उसके बारे में बात कीजिए। आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं उसके बारे में बात कीजिए। हाउ डू यू एक्चुअली टेक केयर ऑफ इट? कि अगर आपको रियलाइज़ हो गया कि मेरी मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई एक चीज़ जो है इफ़ेक्ट कर रही है, और समटाइम्स एंग्जाइटी के मामले में मालूम भी नहीं चलता है कि ट्रिगर क्या है। जो इंडिविजुअल्स हैं वो खुद ही नहीं समझ पाते कि मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, अचानक से आई एम स्टार्टिंग टू ओवर थिंक, अचानक से लाइक मुझे पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, हो क्यों रहे हैं ट्रिगर, वो खुद भी नहीं समझ पाते। तो इन मामलों में हाउ डू यू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ? देखिए, आपको कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं, जो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स जिनको के बारे में हम बात करते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस रीजंस की वजह से मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मेंटल हेल्थ है क्या। अब जब बात करें कि अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, कि आपको कब एक काउंसलर के पास आपको लगता है कि आप जाना चाहिए, व्हेन यू थिंक यू शुड सी अ काउंसलर। सो इसका आंसर इस तरीके से देना चाहूँगी, जब आपको लगे कि आप किसी से बात करना चाह रहे हैं पर आपसे हो नहीं पा रहा, बट जब आप किसी के साथ बात करके अपनी वो चीज़ें या फीलिंग्स को वेंटिलेट करें, बट फिर आपको लगता है कि उस इंसान ने आपको एज इट इज़ अंडरस्टैंड नहीं किया, या आपको ऐसा लग रहा है ऑल ऑफ द सडन आप एक रूम में अपने आप को बंद कर लें, आपको चीखने चिल्लाने का मन करता है, या आपको बिना बात का रोने का मन करता है, या ऑल ऑफ द सडन आप क्लास्ट्रोफोबिया जैसी फीलिंग्स आपको आती हैं, बंद कमरों में अपने आप को घुटन महसूस करते हैं, या आप खुली जगहों पे नहीं जा सकते, लोगों के साथ बात करने में आपको अब परेशानी होती है, जो आप हर दिन बहुत ही ईजीली चीज़ों को मैनेज कर लेते थे,
अब वो चीज़ें आपसे नहीं हो पाती, तो दिस इज़ अ हाई टाइम फॉर यू कि आप तब काउंसलर के पास जाइए, और आपको ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ एक चीज़ को एड्रेस करना चाहूँगी, एक्चुअली मैं एक स्टोरी नरेट करती हूँ आपको। आई गेस पिछले हफ्ते मेरे सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक किसी ने मेरे को मैसेज किया था। वो एक बच्चा था, आई गेस 15 ईयर्स का था, एंड उसका मैसेज देख के मैं खुद बहुत शॉक में थी। उन्होंने मुझे ये मैसेज लिखा था कि मैम, आपको मैं मैसेज इस वजह से कर रही हूँ कि कुछ दिनों से मैं अच्छा फील नहीं कर रही, तो मैंने यूट्यूब ओपन किया, उसमें कुछ डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स दिखाए और कुछ टेस्ट वहाँ पे थे, तो मैंने किया और मेरा रैंक बहुत हाई आया। तो क्या मैं डिप्रेशन की कैटेगरी में फॉल करती हूँ? जब हम सेल्फ डायग्नोज करना शुरू करते हैं खुद को, वो भी बहुत हार्मफुल है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि नॉर्मली हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा ये कहा करते थे, ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए सही नहीं होती है। सो लिमिटेड अमाउंट की इन्फॉर्मेशन सही है, बट आपको सिर्फ एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ही बता सकते हैं कि आपका माइंड स्ट्रेस्ड है या आपका माइंड फ्रैक्चर्ड है। बाय फ्रैक्चर्ड आई मीन ये एक इनविजिबल फ्रैक्चर होता है जो किसी को दिखता नहीं है, बट आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं आपको वो भी अंडरस्टैंड नहीं होता है। सो वो एक टाइम होता है जब आपको एक ज़रूर एक किसी काउंसलर के पास या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। आपने सेल्फ डायग्नोसिस की बात की, तो आज के टाइम में डिप्रेशन जो टर्म है उसे बहुत ही, जैसे मैंने कहा पहले भी, कि बहुत ही कैजुअली इस्तेमाल किया जाता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि आई एम सैड, पीपल राइट आई एम डिप्रेस्ड। इंस्टेड ऑफ यूजिंग कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, वी राइट कि बहुत ही डिप्रेसिंग फील हो रहा है। तो ये जो टर्म्स हैं, जो टर्म्स बहुत ही सीरियस है, और जब आप मेंटल इलनेस की कैटेगरी में ये टर्म्स आती हैं, जब आप उसे इतना नॉर्मलाइज कर देते हैं, हाउ डू यू सी इट? क्या एक तरीके से अच्छा है कि इट इज़ नॉट एज टैबू एज इट यूज टू बी, कि पहले तो बात ही नहीं करते थे भाई, डिप्रेशन का नाम भी नहीं लेते थे, लोग समझते थे कि मेंटल हेल्थ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो जो है व्यक्ति पागल है, ये टर्म भी जो इस्तेमाल की जाती थी। इज़ इट बेटर कि अब इस टर्म को कैजुअलाइज कर दिया गया है, नॉर्मलाइज कर दिया गया है, या फिर इज़ इट एक्चुअली मोर डेंजरस? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि डिप्रेशन होता क्या है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है। अगर आपका किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा हो रहा है और आप घर को रात को वापस आ रहे हैं और आप अपनी मम्मा से ये कहते हैं ना, मैं ना बहुत डिप्रेस्ड हूँ, आज मुझे डिप्रेशन हो गया है, तो आपको तो पहले खुद पता ही नहीं है डिप्रेशन है क्या। हम जब स्ट्रेस में नहीं भी होते हम तब भी बोलते हैं मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ। तो जो बंदा एक्चुअल में स्ट्रेस आउट होता है उसको लगता है कि अच्छा, तो इसको स्ट्रेस बोलते हैं, तो जो मेरे साथ हो रहा है फिर वो क्या है, क्या वो सही है? तो वो खुद पे क्वेश्चंस करना शुरू करता है और वो उसके लिए और स्ट्रेसफुल हो जाता है। सो डिप्रेशन एक्चुअली है क्या? डिप्रेशन को हम हिंदी में उदासीनता कहते हैं, जिसमें अगर उसको और सिंप्लीफाई करूँ तो दैट मीन्स सैडनेस वाली फीलिंग। तो ये जो सैड वाला फीलिंग है ये हर एक इंसान की लाइफ में आता है। आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आपने बहुत सैड फील किया, या किसी से कुछ न्यूज़ सुनी तो आप बहुत दुखी फील करें, और वो दुखी कब तक रहेगा? 2 दिन, या मैं अगर उसको एग्जैजरेट करूँगी या 3 या 4 दिन। वो 3-4 दिन का जो टाइम पीरियड होगा उसमें भी आप कभी खुश होंगे, कभी नहीं होंगे, वो चीज़ें चलती रहेंगी। बट डिप्रेशन में ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। इसमें मैं ये कहूँगी कि एक इंसान जो है वो इमोशनल कोमा में स्लिप हो जाता है, या वो इमोशनली पैरालाइज्ड हो जाता है। वो चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। वो इसमें जो पेशेंट्स होते हैं नॉर्मली, एक अगर आप बोलो कि एक स्विट्ज़रलैंड और स्लम में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अगर आप उनको एक डायमंड थ्रोन पे बिठा रहे हो तो उनके लिए वो एक एशेस जैसा ही होगा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेंस ऑफ हैप्पीनेस इज़ नॉट देयर। वो एक एम्प्टीनेस की फीलिंग के साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता चलता उनके साथ हो क्या रहा है। उनको रोने का मन करता है, अगर आप उनसे रीज़न पूछे तो दे डोंट हैव अ रीज़न कि वो रो क्यों रहे हैं, बट उनको वो पेन, वो जो सफरिंग है, वो उसको अपने आप को फ्री कराना चाहते हैं, बट वो हो नहीं पाते। वो किसी तक रीच नहीं कर पाते अपनी बात कि उनके साथ हो क्या रहा है। या अगर मैं बोलूँगी कि मैंने खुद बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि ऑफिसेज़ में काम करते हैं, उनके लिए एक डेस्क से दूसरी डेस्क तक फ़ाइल लेके जाना भी एक फ़िज़िकल पेन जैसा हो जाता है। सो ये एक हाई टाइम होता है जब आपको काउंसलर के पास जाना चाहिए, और यही सिम्टम्स हैं, साइंस हैं डिप्रेशन के। जब आपको रेस्टलेसनेस फ़ील हो, आपको लग रहा हो कि आप आपको बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा है, आपको चीखने चिल्लाने का मन कर रहा है, बहुत फटीग फील कर रहे हैं, तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स है जब आपको लगना चाहिए कि शायद आपको डिप्रेशन है। ऐसा नहीं कि आपका फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया और आपने उसको नॉर्मली टर्म दे दी कि मुझे डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन इज़ अ वेरी बिग थिंग। इट्स नॉट लाइक कि वो ठीक नहीं हो सकता, टाइम लगता है। जैसे गलत चीज़ों को होने में टाइम लगता है तो चीज़ें सही होने में भी उतना ही टाइम लगता है। तो बट अगर अर्ली स्टेज पे आपको पता चल जाए तो वो चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। लेकिन वहीं ये भी समझना चाहूँगी बहुत सारे लोगों के लिए कि जनरली अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं और मेरी कंडीशन पे ये साइंस एंड सिम्टम्स बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं, क्या एक ट्रिगर का होना ज़रूरी है
कि समटाइम्स पीपल आर थिंकिंग कि मेरा कोई जॉब नहीं गया, मैं कोई एग्ज़ाम फेल नहीं हुआ, मेरे लाइफ में कुछ बुरा नहीं हुआ, उसके बावजूद भी मैं ये सारी फीलिंग जो है वो फील कर रहा हूँ। कोई ट्रिगर नहीं है तो मैं डिप्रेस कैसे हो सकता हूँ, कुछ बुरा नहीं हुआ है तो मैं डिप्रेस कैसे हो सकता हूँ। तो क्या एक ट्रिगर का होना ज़रूरी है किसी व्यक्ति के डिप्रेस होने के लिए, या फिर ट्रिगर ना भी हो तब भी क्योंकि मेंटल इम्बैलेंस है, केमिकल इम्बैलेंस है, उस वजह से पॉसिबल हो सकता है कि हालांकि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही है लेकिन उसके बावजूद भी आप डिप्रेस हो सकते हैं? देखिए, डिप्रेशन के अलग अलग फैक्टर्स हैं कि वो आपको क्यों हो रहा है। इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, जिसमें हो सकता है कि आपने किसी अपने को खोया, जैसे हमने पैंडेमिक्स में देखा कि बहुत लोगों ने अपने पेरेंट्स को खोया, किसी ने अपने भाई बहन को खो दिया, तो उनके लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल इवेंट्स थे वो, तो उनमें भी उनको बाहर आने के लिए टाइम लगे, किसी के डिप्रेसिव एपिसोड्स उनको देखने को मिले। वहीं पे अगर मैं डिप्रेशन के बारे में बात करूँ, जब आपको डिप्रेशन होता है तो वो बहुत डिफरेंटली आप उस चीज़ को महसूस करते हैं। वो नॉर्मली स्ट्रेस जैसा नहीं होता है, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता, आपको घुटन महसूस होती है। तो ये इन चीज़ों को आई गेस कंसीडर करना या इन चीज़ों के ऊपर बात करना, या आप अपनी फीलिंग्स को लेके अगर वोकल नहीं होंगे तो ये चीज़ें और नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट करेंगी। आप जितना खुल के बात रखेंगे, अगर आपको मदद की ज़रूरत है, अभी जो कोविड का पीरियड गया था, जो लॉकडाउन था, तब भी बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज थे जिन्होंने हेल्प के लिए हाथ बढ़ाया था लोगों के, और फ़ोन कॉल्स करते थे। आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद द हेल्पलाइन नेम आओ बात करें। हमारे पास भी बच्चों के कॉल्स आते थे, उस पीरियड ऑफ टाइम पे भी आए जहाँ पे बच्चे अच्छा फील नहीं कर रहे थे, कि कुछ लोगों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, तब बात की। और हम लोगों ने जब उनके साथ बात की, उनके बात करने से या उनके सुनने के तरीके से पता लग रहा था उनको कितना रिलीफ मिल रहा है। मतलब कि आज की क्या ट्रिगर का होना ज़रूरी है कि आपने किसी को खोया तो ही आप डिप्रेस हो सकते हैं, बिना ट्रिगर के भी पॉसिबिलिटी है कि डिप्रेशन? देखिए, जो डिप्रेशन है वो इन्वायरमेंटल भी हो सकता है उसका रीज़न, और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल में क्या होता है, आपके कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनमें कुछ चेंजेस हो जाती हैं, या केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से आप इश्यूज़ को फेस करना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आप देखिए, कोई एक ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं है, सब कुछ सही है, बट उसका डिप्रेशन हो गया, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो केमिकल इम्बैलेंस की वजह से वो डिप्रेशन के जो एपिसोड्स है उसको फेस कर रहा है। तो अगर आप उसको काउंसलर के पास लेके जाएंगे तो उसके काउंसलिंग सेशंस होंगे अकॉर्डिंगली, या पहले हम साइकोलॉजिस्ट के पास ही लेके जाते हैं या साइकेट्रिस्ट के पास। वो नॉर्मली आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, आप वो एक टाइम तक, एक ड्यूरेशन तक लेंगे, उसके बाद साइड बाय साइड आपके सेशंस होते हैं, तो आपको राहत मिल सकती है। इट्स नॉट लाइक कि आपको ज़रूरी है हर बात एक ट्रिगर ही होना, ये कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। किसी के साथ भी होने की बात की गई तो बच्चों की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, अब चाइल्डहुड एक ऐसा पीरियड होता है जो लाइक फॉर्मेटिव ईयर्स कहा जाता है, कि चाइल्डहुड में जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप उसी तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अडल्टहुड में जो है वो पोर्ट्रे करेंगे। तो बच्चों की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है, और इस टाइम पे क्या बच्चों की मेंटल हेल्थ का उतना ख्याल रखा जा रहा है? क्योंकि अडल्टहुड में जब आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हो कि आपका बिहेवियर इस तरीके का क्यों है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म इस तरीके का क्यों है, आप एकदम से रूड हो जाते हो या एकदम से जो है कॉन्फ्लिक्ट से भागना शुरू कर देते हो, तो अक्सर व्हेन यू डायग्नोज इट तो मालूम चलता है कि कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा होगा, कोई अबैंडनमेंट इश्यूज रहे होंगे। तो इस किस टाइम पर और बच्चों के मामले में क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन पर पेरेंट्स को ख्याल रखना ज़रूरी है, पेरेंट्स को ध्यान देना ज़रूरी है, कि अगर उनका बच्चा कोई ऐसे साइंस एग्जिबिट कर रहा है तो आपको समझना है कि भाई कहीं ना कहीं बच्चे की मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है और हमें इसे सीरियसली लेना होगा? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये जो कोविड का पीरियड गया, ये सबके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। ऐसा नहीं था कि जो पहले हम लोगों को इश्यूज़ दिखते थे वो अब ऑल ऑफ द सडन ज़्यादा दिखने को मिल गए, ऐसा कुछ नहीं था। इश्यूज़ पहले भी थे, अभी भी हैं, बट ये जो लॉकडाउन का पीरियड था, हम अडल्ट्स को बराबर 1 साल लगे अपने आप को टोटली एब्जर्व करने के लिए और एडजस्ट करने के लिए कि ये हो क्या रहा है। पहले फर्स्ट वेव आई, सेकेंड, अब लोग थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, है कि नहीं है, सच में आ गई है कि नहीं, ये भी बड़ा स्ट्रेसफुल है। बट हम लोगों ने किसी अगर चीज़ को निगलेक्ट किया, वो थे बच्चों को हमने टोटली निगलेक्ट कर दिया। पेरेंट्स के लिए ये था कि हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं, या हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को ही स्ट्रेस हो रहा है और बच्चों को स्ट्रेस नहीं हो सकता। तो पहले तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आपके लाइफ के अंदर या आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, चेंज बच्चों का भी हुआ है। पहले वो स्कूल जाते थे, बच्चों से मिलते थे, बहुत सारी चीज़ें सीखते थे। अभी आप देखें कि बच्चे अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं उस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए, बट कर नहीं
नहीं पा रहे हैं। उनके जो क्लासरूम्स है टोटली कंप्यूटर स्क्रीन्स पे या फ़ोन स्क्रीन्स पे आ गए हैं। जहाँ वो फ्रेंडशिप्स बनाते थे, उनकी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स होती थी, अब उस पर एक पॉज लग गया है। तो ये वाली चीज़ करने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल, देखिए बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, उनको अपनी एनर्जी चैनलाइज करनी होती है पॉजिटिवली। अब वो कैसे करेंगे? बाहर खेल कूद करके, थोड़ा सा भाई बहनों के साथ झगड़ा करके, जो कि नॉर्मल है, बिल्कुल कंप्लीटली नॉर्मल है। बट अभी स्टेज में क्या हुआ, बच्चे टोटली अंदर थे। एंड मेरी कुछ हेल्थ एक्सपर्ट से बात हुई थी, जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स है, उनने मुझे बताया कि पहले हम लोगों के पास 3 महीने में 2 से 3 केसेस आते थे, जैसे ऑटिज़म के हो गए, हाइपर एक्टिविटी के हो गए, या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के रिलेटेड, बच्चों के रिलेटेड जो केसेस थे आते थे। बट अब हमें जब से ये कोविड का पीरियड गया है, अब हर वीक में 3 या 4 केसेस आ रहे हैं। सो आप खुद सोच सकते हैं कि नंबर कितना इंक्रीज़ हो चुका है। बच्चों की लाइफ टोटली चेंज हो गई है। पहले जहाँ पे वो लोग चीज़ों को अकॉर्डिंगली मैनेज करते थे, अब उनके लिए भी तो डिफरेंट हो गया है। जैसे जब हम बच्चे को स्कूल भेजते थे तो बच्चा एक कंसेप्ट सीखता है सेल्फ कंट्रोल का, तो लेकिन अब बच्चे के अंदर वो सेल्फ कंट्रोल नहीं रहा है। तो वो बच्चों को जो हो रहा है उनके साथ, वो उनके पेरेंट्स को ट्रिगर कर रहा है। तो मैंने खुद अपने इतने सारे इश्यूज़ देखे हैं जो पेरेंट्स मुझे एड्रेस करते हैं कि बच्चा कहना नहीं मान रहा, बहुत रिबेल नेचर शो कर रहा है, वो बहुत रिबेलियस हो रहा है। तो एक्चुअली वो रिबेल नहीं हो रहा है, उसको खुद नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो चेंजेस के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो आपको ये चीज़ देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे के साथ हो क्या रहा है। अगर आप एक अच्छे पेरेंट हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करेंगे कि आपके बच्चे की कहीं मेंटल हेल्थ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। और उसके लिए जानने के भी कुछ तरीके हैं, जैसे यू नीड टू आस्क योरसेल्फ एज अ पेरेंट क्वेश्चन कि जो आप मेंटल हेल्थ के बारे में जो धारणाएं बनाएं कि आपके बच्चों पे वो कैसे हो सकती हैं। जैसे आप उनको ये देख सकते हैं, आप नोटिस कर सकते हैं कि आपका बच्चा जो पहले खाता था या उसकी जो स्लीपिंग पैटर्न्स है, अब वो ज़्यादा चेंज तो नहीं हो गए हैं, या वो जिन चीज़ों को बहुत पहले इंजॉय करता था, क्या वो पूरा उस चीज़ से दूर हट रहा है, गुमसुम सा रह रहा है, चुप चुप सा रह रहा है। बच्चे बहुत टॉकेटिव होते हैं, जब उनकी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो बच्चे गुमसुम हो जाते हैं, वो चुप होना शुरू हो जाते हैं। तो दैट मीन्स ये एक हाई टाइम है, आप अपने बच्चों के साथ बात कीजिए, तो आपको करनी भी चाहिए। बट नॉर्मली पेरेंट्स का क्या था, जो लॉकडाउन का पीरियड गया हम लोगों का, पेरेंट्स ने कुछ ज़्यादा ही टाइम बच्चों के साथ स्पेंड कर लिया, क्योंकि आजकल आप देखिए तो मैक्सिममली वर्किंग पेरेंट्स हैं, उनको टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए। तो वो जो गलतियाँ हैं या नहीं हैं, वो टीचर्स ही पॉइंट आउट करती हैं। पेरेंट्स को कोई कंसीडर नहीं करता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बट अब ऑल ऑफ द सडन उन्होंने उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, तो उनको गलतियां दिखना शुरू हो गई। जब वो गलतियां दिखना शुरू होगी, पेरेंट्स पहले ही वो लॉकडाउन की वजह से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे कि उनका जो सॉफ्ट टारगेट था वो उनके बच्चे थे, तो वो उन पे निकल रहा था। छोटी छोटी चीज़ों पे बच्चों को पॉइंट आउट कर रहे थे। इवन कि बच्चों से अगर हाथ से गिलास भी गिर जाता था तो वो उस पर भी चिल्लाते थे। तो वो बच्चे की जो साइकी है उस पर बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन शो होता है। अब यहाँ बात अडोलसेंस की भी ज़रूर करना चाहूँगी। जो ये लॉकडाउन का पीरियड था, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि जो टीनेजर बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स से बहुत कटे हुए रहना शुरू हो गए, क्योंकि हर बात पे आपको कोई डांट रहा है, हर बात पे आपको कोई कुछ स्पेस नहीं मिल रही। बिल्कुल पर्सनल स्पेस रही नहीं है। तो वो बच्चे जो थे उनने इस तरीके का पर्सनल स्पेस अपना बना लिया कि वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलते थे। अब जहाँ वो अपने मम्मा पापा के साथ बैठ के खाना खाते थे, अब वो भी नहीं खा रहे, अपने रूम में लेके जा रहे हैं, नेटफ्लिक्स ऑन है, कुछ ना कुछ देख लिया, टाइम स्पेंड हो गया। और पेरेंट्स को लगता है अच्छा इसने मेरी बात सुन ली, अब ये तमीज़ में बात कर रहा है। बट ये नहीं है कि उसने अपने अंदर का घेरा इतना ज़्यादा पर्सनल स्पेस का बना लिया है कि अगर आप चाहेंगे भी तो वो आपका फ्रेंड कभी नहीं बन पाएगा। और नॉर्मली जो पेरेंट्स है, आई डोंट नो कि वो इतना क्यों करते हैं, बट वो हमेशा कभी फ्रेंड्स नहीं बनेंगे अपने बच्चों के साथ। बट जब वो टीन एज में जाएंगे तभी उनको फ्रेंड बनना है, क्योंकि दे वांट टू नो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बट वो एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे बच्चे बोलते हैं हेलो प्लीज़ आप वहीं पे ठीक हैं जहाँ थे, ज़्यादा पास आने की ज़रूरत नहीं है। सो पेरेंट्स को भी तो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बच्चों की भी एक पर्सनल लाइफ है। और जो ये अडोलसेंस का पीरियड होता है ये मोर टुवर्ड्स अडल्ट होता है, क्योंकि वो अडल्ट बनने की राह पे होते हैं। तो पेरेंट्स को तो पहले ये लगता है कि ये मेरे बच्चे हैं, गलती की तो तू इतना बड़ा हो गया है, तेरे को पता नहीं है कि ये गलती करनी है। तो पहले आप तो खुद डिसाइड कर लो कि वो बच्चा है या वो बड़ा है, आपको क्या करना है। आप हमेशा पेरेंट्स का, मैंने हमेशा ये देखा है कि अगर 40-45 ईयर ओल्ड पेरेंट है, वो हमेशा चाहता है उसकी बच्चे की इंटेलिजेंस या मैच्योरिटी लेवल 45 ईयर्स ओल्ड हो जाए, जो कि नहीं होगी। टाइम के साथ ही हर चीज़ें होती हैं। आप बच्चों को सुनिए, जब आप बच्चों को सुनते हैं आप में एक एक लिसनिंग वाला पावर आ जाता है। तो जब आप किसी को सुनते हैं तो आपके थॉट प्रोसेसेस पॉजिटिवली एक्सचेंज होते हैं, आप दूसरे इंसान के थॉट प्रोसेसेस के बारे में जानना शुरू करते हैं। और जब किसी के थॉट प्रोसेसेस पता चल
जाए तो आप इजीली चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। आप पॉजिटिव को नेगेटिव में भी डाल सकते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में भी डाल सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप उनके साथ क्या कॉन्वर्सेट करें। सो पेरेंट्स को बहुत ही विजिलेंट रहना चाहिए ये जो पीरियड है उसमें, या जो भी आने वाला पीरियड उनके बच्चों के साथ होगा उसके लिए। पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में अगर जानना चाहूँ तो दो काइंड ऑफ थॉट प्रोसेसेस होते हैं। एक कि हम अपने बच्चों के साथ अगर बड़ी स्ट्रिक्टली बिहेव करेंगे तो जनरली माना जाता है जो डैड होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं तो मॉम थोड़ी सॉफ्ट होती है। तो बच्चे को अगर कोई गलती करनी है तो डांटने के लिए डैड को भेज देंगे, अगर कुछ प्यार से समझाना है तो मॉम आ जाएंगी। क्या ये गुड कॉप बैड कॉप वाला पेरेंटिंग स्टाइल बेटर है, और या फिर बेटर यही है कि जैसे कि आपने कहा कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के दोस्त बनकर रहें, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मान लीजिए कहीं पर डांटना भी पड़ गया, कोई मेजर ब्लंडर हो गया, तो फिर बच्चे भी जो है नॉन सीरियसली लेते हैं कि ये तो मेरे दोस्त हैं, दोस्त डांट भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो किस टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल को यू वुड सजेस्ट कि बच्चों के साथ अडॉप्ट करने की ज़रूरत है? क्या ये गुड कॉप बैड कॉप वाला सही है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट वाला सही है, या बिल्कुल लीनियंट वाला सही है? देखिए, पहले तो मैं बोलूँ कि आई एम नॉट द वन कि जो इस चीज़ को कमेंट कर सके कि सही क्या है या गलत पेरेंटिंग क्या है, व्हाट इज़ गुड और बैड पेरेंटिंग। बट इस चीज़ को ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगी। जो पेरेंट्स हैं नॉर्मली जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, अगर मैं इंडियन सोसाइटी की बात करूँ, यहाँ पे पापा लोग जो होते हैं, जो फादर फिगर होती है, वो ये बोलता है कि जब बच्चा कुछ अच्छा करता है मेरा बच्चा, जब कुछ बुरा करता है मम्मा पे पॉइंट आउट किया जाता है। सो पेरेंट्स को, हस्बैंड एंड वाइफ को, दोनों को ना साथ में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो खाली मम्मा पे छोड़ रहे हैं या पापा पे नहीं छोड़ रहे हैं, फादर एंड मदर दोनों को साथ में लेके काम करना चाहिए। जहाँ रही अच्छी पेरेंटिंग की, तो अच्छे पेरेंट्स मेरे हिसाब से वो हैं जो अपने बच्चों को अच्छे लाइफ स्किल्स के साथ इंट्रोड्यूस कराए, उनको वैल्यूज़ दिखाए। आप उनको एकेडमिक के ओर इतना ज़्यादा धकेल रहे हैं कि बच्चों को लाइफ स्किल्स पता ही नहीं है, वो आगे जाके खुद को क्या मैनेज करेंगे। तो आपको अकॉर्डिंगली मेंटेन करना अपना आप, या आप उनके साथ फ्रेंडली किस तरीके से रहेंगे। मैं आपको अपना स्टोरी बताऊंगी। जब मेरा टीनेज स्टार्ट हुआ तो हम नॉर्मली एक बार घर पे बैठे हुए थे, मम्मा पापा, मेरा ब्रदर बैठा हुआ था। तो मेरे पापा ने मुझे नॉर्मली एक चीज़ कहा कि लिसन मनप्रीत, अब आपकी टीनेज स्टार्ट हो रही है, अब हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगेगी। वो चीज़ें जो आपको पहले पसंद नहीं थी, अब आपका इंटरेस्ट उनकी तरफ जाएगा। नाउ इट्स अप टू यू कि आपने किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। आपको खुद के लिए एक प्रॉमिस अपने साथ बना के रखना है कि आपने क्या करना है। बाकी इट्स नॉट कि आपके साथ कुछ इस एज में हो जाएगा तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर है या कुछ गलत है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ। बट आपको समझाना इस वजह से चाह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि ये चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है कि आपको घबराना है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉडी में भी बहुत सारी चेंजेस होंगी, तो हार्मोनल चेंजेस होंगे। तो ये गाइडेंस मेरे पापा की तरफ से मुझे मिली। सो यू वोंट बिलीव, टिल नाउ मुझे नहीं लगता है कि कभी ऐसा मेरी लाइफ का कोई दिन गया है कि मैंने कोई भी चीज़ अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं की है, या मेरे को कभी झूठ बोलना पड़े पेरेंट्स को। तो मैंने आज तक कभी अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोला। तो उसका रीज़न यही रहा कि पेरेंट्स का जो कदम था मेरी तरफ वो बहुत पॉजिटिव था। अगर आपका बच्चा आपके साथ कुछ शेयर कर रहा है ये सोच के कि चलो मम्मा या पापा के साथ शेयर करता हूँ, और मम्मा पापा क्या करते हैं, एक थप्पड़ लगा देते हैं, हिम्मत कैसी हुई ये करने की। तो डोंट यू थिंक कि बच्चा वो सोचेगा कि यार मैं शेयर ही क्यों किया, इससे बेटर है मैं अपने तक रखता, या मैं अपने फ्रेंड्स को ही बोलूँ तो वो तो हंसी मजाक में उड़ा देंगे, उससे ज़्यादा क्या करेंगे। तो आप बच्चे को शट डाउन कर देते हो वहाँ पे। तो बच्चों को सुनना, या जो वो आपको बता रहे हैं उसको एज इट इज़ लेना, अपनी तरीके से उसको कुछ और परसेप्शंस में नहीं डाल के, उसको जैसा है बच्चे की बात वैसे सुनना। और अगर आपको लगता है जो उसने आपको बताया है वो गलत है, उसको सही कैसे करा जाए उस चीज़ पे फोकस करना। नॉर्मली हम पेरेंट्स क्या करते हैं, ये मैंने खुद बहुत पेरेंट्स का देखा हुआ है, वो हमेशा नेगेटिव साइड्स और पकड़ते हैं बच्चों की, है ना, कि अगर कुछ बच्चा शरारती है इसको कम कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए। बट वो कभी बार तो रिश्तेदारों के सामने पॉइंट आउट करना शुरू हो जाता है कि आपका बच्चा तो इतना अच्छा है, ये देखो कितना शरारती। बिल्कुल, देखिए ये हम जो इंडियन पेरेंट्स हैं ना, ये बहुत महान पेरेंट्स में बोलती हैं इनको, ये हैं। और उसका रीज़न ये है कि हम लोग ना बच्चे की बेइज्जती करने के लिए बड़े अप फ्रंट पे होते हैं। हमें ये लगता है कि अपने बच्चे की बेइज्जती कर ली ना, अब ये सबक सीख लेगा, अब तो ये बुरे काम करेगा ही नहीं। बट बच्चे को उसकी जो साइकी होती है उसका पता है क्या होता है, वो ये सोचता है अब तो बेइज्जती हो गई बाहर, मतलब अब इससे ज़्यादा क्या परसेप्शन बनी गई। एग्जैक्टली, अब इससे ज़्यादा मेरे साथ होगा क्या गलत, अब सबको तो पता है कि मैं ऐसा हूँ। तो वो वैसा ही हो जाता है क्योंकि आपने बच्चे की इज्जत नहीं की। एंड पेरेंट्स का ये होता है कि वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि लिसन, आपको मुझे और मेरे रूल्स जो हैं उसको ओबे करना है, आपको एक ओबीडियंट बच्चा बनना है, आपको डिसिप्लिन में रहना है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपको मुझे रिस्पेक्ट करनी है, आपको इज्जत से बात करनी है। आप देखो जो पेरेंट्स जो एडोलसेंस के साथ जो रिफ्ट्स होती हैं वो क्यों होती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब मुझसे बड़ा हो गया, अब तो मुझे ऐसे जवाब देगा। ये कॉन्वर्सेशंस हम खुद
पेरेंट्स से सुनते हैं या बच्चों के साथ जब हम काउंसलिंग सेशन में बैठते हैं तो वो इस चीज़ को एड्रेस करते हैं। बट यार आप बच्चे को भी तो इज़्ज़त दो, बच्चा क्या इज़्ज़त के लायक नहीं है? अगर आप बच्चे के साथ जिस तरीके से बिहेव करोगे, बच्चा जब वो सिचुएशन लाइफ में आएगी वो आपको वैसे ही तो उसका आउटकम देगा। आप बच्चे के साथ इज़्ज़त से बात करोगे, बच्चा आपको जवाब भी इज़्ज़त से देगा। आप स्टार्ट ही एक थप्पड़ के साथ या अब्यूज़िव टोन के साथ उनके साथ स्टार्ट करें तो बच्चा भी आपको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा। सो ये टोटली जो बैलेंस है आपको खुद बना के रखना है एज अ पेरेंट। सो पेरेंटिंग जॉब बहुत ही ज़्यादा टफ जॉब है, तो आप उसको कैसे बिल्कुल इट्स अप टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर बात हुई मेंटल हेल्थ की, बात हुई पेरेंटिंग की और बात हुई कि ये कोविड-19 का जो समय गुजरा, ये समय अडल्ट्स के लिए तो हार्ड था ही, लेकिन बच्चों के लिए भी काफ़ी मुश्किल था। वहाँ इस टाइम पर जहाँ पर पेरेंट्स और बच्चे एक ही घर में बंद होकर रह गए, वहाँ पर ये एटमॉस्फेयर ने डिसाइड किया, ये उस स्ट्रेस के माहौल ने डिसाइड किया कि पेरेंट्स ने बच्चों के साथ इंटरैक्ट किस तरीके से किया। और जो भी इंटरैक्शंस हुई, आप ये समझिए कि क्योंकि चाइल्डहुड को फॉर्मेटिव ईयर्स कहा जाता है, जो भी आप बच्चों के साथ बात करते हैं, जिस भी तरीके का बिहेवियर आपका बच्चों के साथ होता है, वो उनके साथ पूरी ज़िंदगी कैरी ऑन होता है। क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप आपके बच्चों के साथ होता है, वो अपने बाकी रिलेशनशिप्स को भी उसी रिलेशनशिप के बुनियाद पर डिफाइन करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पर अडल्ट्स की मेंटल हेल्थ की बात की जाए, बच्चों के ऊपर भी उतना ही फोकस किया जाए। और जहाँ पर भी कोई सिम्टम्स इस तरीके के बन जाते हैं कि आपका बच्चा जो है या अडल्ट जो है या टीनेजर जो है वो घुटा घुटा महसूस कर रहा है, वो गुमसुम सा रह रहा है, वो हर एक से कट ऑफ होकर रहना शुरू कर देता है, तो इस बात को छुपाने की जगह एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को कंसल्ट किया जाए, काउंसलर को जो है कंसल्ट किया जाए। और इससे डरने की जगह, इससे घबराने की जगह, इससे छुपाने की जगह अगर इसे रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए तो वो बच्चा आगे जाकर बेहतर ज़िंदगी जो है वो जी पाएगा। ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है कि आप जितना ख्याल अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का रखते हैं, उतना ही ख्याल अपनी मेंटल हेल्थ का भी रखें। और ये जो इश्यूज़ हैं, चाहे डिप्रेशन है, चाहे एंग्जाइटी है, इसे डिमोनाइज़ करने की जगह जिस तरीके से आप पेट दर्द को देखते हैं, सिर दर्द को देखते हैं, इसे भी उसी तरीके से एक बीमारी समझिए। दवा खाई, काउंसलिंग की, थोड़ा बहुत बच्चे के साथ बेटर तरीके से बिहेव किया और उसके बाद इसे भी ओवरकम किया जा सकता है।